students, today we will do chapter number 2, land, soil, natural vegetation and wildlife. In this chapter we will read about the land, use of land, land topography, soil, formation of the soil, about the natural vegetation and wildlife. Land, as we know that about the 70% is covered by the water. जैसे हमको मालूम है हमारा अर्थ जो है 70% वाटर से कवर्ड है और 30% लैंड से. बट this 30% of land is not totally used for the human being. इस 30% में से क्या पूरी की पूरी हमारे लिए यूजफुल है? नहीं. Some of them are covered by the mountain area, desert area, valleys, and the rest of the land which come under the plain area. कुछ land जो plain area में आते हैं they are यूजफुल फॉर द ह्यूमन बींग. वही यूजफुल है ह्यूमन बींग के लिए फॉर द एग्रीकल्चर, खेती करने के लिए, एंड फॉर द कंस्ट्रक्शन वर्क. ओके, या इन दिस पिक्चर यू कैन सी द डिफरेंट लैंड फॉर्म्स. हियर यू कैन सी द वैली, माउंटेन, प्लेन, आइलैंड्स, डेजर्ट, कोस्ट लाइन, बाय विच you can say the most of the part of the land is covered by the valleys, mountain, okay, desert, which are not so useful for the human beings. Now we discuss upon the land use. The use of the land depend upon the physical factor. तो जो land का use है वो उसके फिजिकल फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कहाँ है, किस स्थिति में है, क्लाइमेटिक कंडीशन कैसा है, ये सब. टोपोग्राफी, सॉइल, क्लाइमेट, मिनरल्स, ठीक है, ये सब जो है डिपेंड करता है सॉइल लैंड के यूज़ पे. ह्यूमन फैक्टर्स सच एज द पॉपुलेशन, टेक्नोलॉजी आर आल्सो इम्पॉर्टेंट. और ह्यूमन पॉपुलेशन दिन ब दिन जो हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है वो भी उनके ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो लैंड का यूज़ किस प्रकार से करते हैं. फॉर एग्रीकल्चर कर रहे हैं या फॉर टू सेटअप द इंडस्ट्री. ओके, नाउ वी कैन क्लासीफाई द लैंड इनटू द टू पार्ट्स. वन इज़ द प्राइवेट लैंड विच इज़ ओन्ड बाय द पर्सनल और इंडिविजुअल. एक होता है प्राइवेट लैंड जो खुद के द्वारा या किसी एक व्यक्ति के द्वारा अपने पर्सनल यूज़ पे खरीदी हो. दूसरी होती कम्युनिटी लैंड जो एक कम्युनिटी के द्वारा मतलब कि सभी के भागी द्वारा या सभी कोई उस शामिल होकर एक लैंड को खरीदते हैं और उसका उपयोग जो है वो एक कम्युनिटी मतलब कि पर्सनल यूज़ के लिए ना होकर उस पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए ही होता है. नाउ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू कंजर्व द लैंड. तो लैंड हमारे लिए ज़रूरी है, उसका डिग्रेडेशन रोकना ज़रूरी है, उसका मिसयूज़ रोकना ज़रूरी है. तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसको कंजर्व कर सकते हैं, मतलब उसको सोच समझ के उपयोग किया जाना चाहिए. द प्रेजेंट रेट ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ द लैंड मस्ट बी चेक्ड. मतलब कि हम आज के डेट में हमको लैंड का जो यूज़ है किस प्रकार से हो रहा है, किस लिए हो रहा है, यह देखना ज़रूरी है. एफॉरेस्टेशन मतलब हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाना चाहिए, ठीक है. और केमिकल का यूज़ जो है वो बहुत कम करना चाहिए. जैसे हम क्या करते हैं, प्लास्टिक की बोतल, पॉलीथीन जो हम फेंक देते हैं या ज़मीनों में डंप कर देते हैं, ठीक है. इससे क्या होती है, जो प्लास्टिक्स है वो नॉन डिग्रेडेबल है, वो डिकम्पोज नहीं होती और सालों तक के वैसे ही रहती है, जो लैंड की फर्टिलिटी को पॉल्यूटेट करती है या उसके फर्टिलिटी को कम करती है. लेट्स वी डू द नेक्स्ट टॉपिक इज सॉइल. सॉइल इज़ द थीन लेयर ऑफ द ग्रेनी सब्सटेंस. द सॉइल जो है हमारे अर्थ की सबसे टॉप मोस्ट लेयर है. इट टेक्स अबाउट द 1000 ईयर्स. इनको बनने के लिए हज़ारों साल लगता है और हज़ारों साल में 1 इंच जो है वो सॉइल की लेयर फॉर्म होती है. देयर आर द मैनी फैक्टर्स विच विल डिस्कस इन द नेक्स्ट टॉपिक विच प्ले द वाइटल रोल इन फॉर्मेशन ऑफ सॉइल. ओके, these are the factors which play the important role for the soil formation. नेचर ऑफ द पेरेंट रॉक. नेचर जो हमारे सॉइल का कलर है या उसकी स्ट्रक्चर है, ये सब डिपेंड या वो सब मिनरल्स डिपेंड करता है पेरेंट रॉक्स के ऊपर. क्लाइमेटिक फैक्टर, क्लाइमेटिक फैक्टर भी जरूरी. कहीं पे बहुत ज़्यादा पानी गिरता है, कहीं पे बहुत कम होता है, कहीं पे टेम्परेचर हाई होता है, कहीं पे टेम्परेचर लो होता है. तो ये सब भी जो सॉइल के फॉर्मेशन है या स्ट्रक्चर पे है या उसके कलर को डिसाइड करने में वेल प्ले रोल करता है. आप एग्जांपल में देख सकते हैं डेजर्ट एरिया, वहाँ की सॉइल सैंडी रहती. क्यों? क्योंकि रेनफॉल बहुत कम होती है और टेम्परेचर वेरी हाई होता है. टोपोग्राफी मतलब कि जो लैंड एरिया है या जो सॉइल जिस एरिया में फॉर्म हुई है वो एल्टीट्यूड मतलब कि समुद्री लेवल या सी लेवल से कितनी ऊंचाई पे. जैसे हम बात करते हैं तो माउंटेनियस एरिया, हिली एरिया की, तो वहाँ पे जो सॉइल रहती है वो उतनी फर्टिलिटी लिए नहीं रहती जितनी कि प्लेन एरिया की. रोल ऑफ द ऑर्गेनिक मटेरियल. तो ऑर्गेनिक मटेरियल डिकम्पोज ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स. ओके, इट इज़ नोन एज द ऑर्गेनिक मटेरियल.
Yeah, in this picture you can see the soil profile. Top soil with the humus in the first uppermost is the top soil, सबसे ऊपरी हिस्सा है सॉइल का, जो ह्यूमस मतलब कि फर्टिलिटी वाले ऑर्गेनिक मटेरियल ये रहती है, और कुछ वेजिटेशंस भी है। सब सॉइल उसके नीचे में आता है सब सॉइल, मतलब कि वो टॉप सॉइल का दूसरी परत या सेकेंड लेयर। उसके बाद आता है वेटेड रॉक्स मटेरियल, मतलब कि जो वाटर वेदर, जो मौसमों के द्वारा वो पत्थर जो टूटकर ज़मीन पे या पानी के बहाव से आते हैं और किनारे में स्थित हो जाती है। ओके, नेक्स्ट है पेरेंट रॉक्स। पेरेंट रॉक जो सबसे पहला हिस्सा हमारा रॉक्स का अर्थ पर या प्लेन एरिया पे आया है, वो सबसे नीचे में रहता है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स वी डिस्कस अबाउट द डिग्रेडेशन ऑफ द सॉइल एंड कंजर्वेशन मेथड, मतलब कि क्या कारण है जिससे सॉइल इरोजन या सॉइल जो है डिग्रेड होते जाती है या कम होते जाती है, और हम उसको कंजर्व कैसे करें। ओके, नाउ हियर वी डू फर्स्ट फैक्टर विच डिग्रेडेड द सॉइल आर डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्राजिंग, ओवर यूज़ ऑफ केमिकल्स। तो उसमें है डिफॉरेस्टेशन, यानी कि जंगलों की या पेड़ों की कटाई करना, कटिंग करना। ओवर यूज़ ऑफ केमिकल, बहुत ज़्यादा केमिकल यूज़ करना जिससे सॉइल की फर्टिलिटी कम होती जाती है, या जानवरों के द्वारा बहुत ज़्यादा ही पेड़ों को खाना या उनको चबा देना। ओके, नाउ these are now we go to the conservation of the soil. First, mulching. The bare ground between the plant is covered with the layer of organic matter like straw. ठीक है, तो वो एरिया जहाँ पर जो पेड़ जो है एक दूसरे से दूर में रहते हैं और उनके बीच की जो एरिया जो बच जाता है उसको हम स्ट्रॉ से कवर कर सकते हैं। कॉन्ट्योर बैरियर, स्टोन, ग्रास, सॉइल, इन सब का यूज़ करके एक छोटा सा बैरियर, मतलब कि हम मेड़, ठीक है, मेड़ बना सकते हैं जिससे सॉइल इरोजन रुकता है। ये यूज़ होता है अधिकतर हिली एरिया में, मतलब माउंटेनियस रीजन में। रॉक डैम, ओके, रॉक्स आर द पाइल्ड अप टू द स्लो डाउन फ्लो ऑफ वाटर, दिस प्रिवेंट्स द गलीज एंड द फर्दर सॉइल लॉसेस। तो रॉक्स, पत्थरों का उपयोग करके हम सॉइल इरोजन को रोक सकते हैं। जहाँ पे सॉइल इरोजन ज़्यादा हो रहा है जिस जगह से, वहाँ पर हम पत्थरों को एक बांध के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। टेरेस फार्मिंग, टेरेस फार्मिंग, बोथ फ्लैट स्टिप्स ऑफ द टेरेसेस आर मेड ऑन द स्टिप स्लोप्स, मतलब क्योंकि ये जो टेरेस फार्मिंग है अधिकतर यूज़ होती है हिली एरिया में, तो वहाँ पे हम सीढ़ियों के आकार में या शेप में हम एग्रीकल्चर या खेती कर सकती है। तो उससे क्या होता है, जो पानी का बहाव है वो कम होगा, सॉइल इरोजन कम होते जाएगा, एक स्टेप से दूसरे स्टेप में जाएगी, दूसरे से तीसरे स्टेप में। तो इसका मतलब ये वो स्टेप में ही, मतलब कि उस एरिया में ही सॉइल जो है रुक जाएगी और इरोजन कम होगा। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज वाटर। एज वी नो डैट वाटर कवर्ड अबाउट 70% ऑफ आवर अर्थ। हमको जैसे मालूम है कि हमारे अर्थ में 70% जो है वाटर है, बट आउट ऑफ दिस ओनली द 3% इज़ यूज़फुल। तो इस 70% में से 3% ही जो है हमारे लिए यूज़फुल है, बाकी जो है ओशंस या फिर सीज में है जो सैलिन इन नेचर है, जो सॉल्टी होने के कारण हमारे लिए यूज़ में नहीं है। फ्रेश वाटर अकाउंट्स ओनली अबाउट 2.7%, नियरली 70% इज ऑकर्स एज अ आइस शीट्स एंड ग्लेशियर इन अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड। और उसमें से भी कुछ जो है उसी 3% में से कुछ ग्लेशियर के रूप में और आइस शीट्स के रूप में ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका में है। ओनली 1% ऑफ द फ्रेश वाटर इज अवेलेबल एंड फिट फॉर ह्यूमन। अब उस 3% में से हमारे पास खाली 1% जो वाटर बचा हुआ है वही हमारे लिए यूज़फुल है। दैट्स वी से कंजर्व वाटर, यूज़ इट इन ए मैनरफुली, मतलब उसको ठीक प्रकार से सोच समझ के हमें यूज़ करना चाहिए। हियर इज़ द वाटर साइकिल। वाटर साइकिल इट्स प्ले द इम्पॉर्टेंट रोल फॉर द रेन फॉलिंग, मतलब वाटर साइकिल ही एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हमारे अर्थ से पानी, वाटर जो है ये ऑपरेट होकर क्लाउड्स में जाता है, वहाँ पे कंडेंस होता है, अगेन कंडेंस होने के बाद वो रेन ड्रॉप के रूप में वापस अर्थ में फॉल होती है, जिसे हम वाटर साइकिल कहते हैं। ये कंटिन्यूस होते रहता है, चाहे वो आपके रेनी सीजन में हो, एट द टाइम ऑफ रेनी सीजन ये ऑपरेशन कम होता है, विंटर सीजन, समर सीजन तो सबसे ज़्यादा ये ऑपरेशन जो है पानी का भाप बन के उन आसमानों में जाना जो है वो गर्मी के दिनों में टेम्परेचर हाई होने के कारण ज़्यादा होता है। तो ये वाटर साइकिल के द्वारा ही हमारे अर्थ पर जो है पानी आता है या रेनफॉल होती है। ओके, प्रॉब्लम फॉर वाटर एबिलिटी। एज वी नो दैट ओनली द 1% ऑफ वाटर इज
फिट फॉर द ह्यूमन बींग्स। जैसे मैंने आपको बताया उस 3% में से 1% वाटर जो है हमारे लिए यूज़फुल है, वो भी अलग अलग प्रोसेस में यूज़ होता है, इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चर, आवर डेली यूज़। तो जो वाटर एबिलिटी हमारे पास है वो बहुत कम है, इसलिए इसके हमको सोच समझ के इसका उपयोग या इसका यूज़ करना चाहिए। कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्स, तो दैट्स वाई इट इज़ अवर ड्यूटी फॉर द कमिंग जनरेशन टू वी हैव टू कंजर्व द वाटर। इसलिए हमारा काम है या कर्तव्य है कि आने वाली पीढ़ी के लिए या जनरेशन के लिए हमें वाटर कंजर्व या कुछ ऐसी टेक्निक यूज़ करनी चाहिए जिससे हमारा जो वाटर लेवल है या हमारा जो 1% वाटर जो है वो प्रॉपरली यूज़ हो। द फॉरेस्ट एंड अदर वेजिटेशन कवर स्लो द सरफेस रन ऑफ, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए। ये क्या करते हैं, जो पानी के बहाव है उसको रोकते हैं, ठीक है। साथ में सॉइल इरोजन को भी रोकने का काम करता है एफॉरेस्टेशन, और पानी को क्या करता है, वो अंडरग्राउंड करने में मदद करता है। नेक्स्ट है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। हम जो आज न्यू टेक्निक है ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग, तो इसमें ये होता है कि जो रूफ टॉप से एक पाइप यूज़ किया जाता है, उस पाइप का कनेक्शन आपके बोरवेल में दिया जाता है, ठीक है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक कहते हैं, जिससे जो बरसात के समय जो पानी है छत के द्वारा जो रोड पे या नालियों में गिरता है वो सीधा उस पाइप के द्वारा आपके पाइप से होता हुआ जहाँ पे आपका बोरवेल है या कुआं है वहाँ पर जाता है, जिससे क्या होता है वो वाटर लेवल को रिचार्ज करता है, मतलब कि ग्राउंड वाटर या अंडरग्राउंड वाटर के लेवल को इंक्रीज करने में हेल्प करता है। Our next topic is natural vegetation and wildlife. Natural vegetation and wildlife exists only in the narrow zone of the contact between the lithosphere, hydrosphere, biosphere. Okay, we call biosphere. तो नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ जहाँ पर हमारा हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर और एटमॉस्फेयर मिलता है वो तीनों मिला के बनाते हैं बायोस्फीयर, ठीक है। तो आपको जो पूरा लाइफ साइकिल है, ठीक है, वेजिटेशन और एनिमल्स का या वाइल्ड लाइफ का वो बायोस्फीयर में ही मिलता है। इन द बायोस्फीयर लिविंग बींग आर इंटर रिलेटेड, तो बायोस्फीयर में जो है नेचुरल वेजिटेशन एज वेल एज द वाइल्ड लाइफ दे बोथ आर डिपेंड ऑन ईच अदर, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। ओके, दे आर इंटर रिलेटेड, बिना एक दूसरे के इनका काम नहीं होगा या इनकी ज़िंदगी नहीं चलेगी। इन पिक वी कैन सी, ओके, in this pic we can see the biosphere. Here we can see this is the forest or the biosphere where the land, water or meat is known as the biosphere. Okay, here the scene of the forest where the natural vegetation and the animals are we are seen in this picture. तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कैसे ये दोनों एक दूसरे पे रिलेटेड है या बिना एक दूसरे के इनका काम नहीं हो सकता। The picture of an ecosystem in which the land, water, as I have already explained you, we can see the wild animals, vegetation, natural vegetation and water bodies, which these three form the biosphere where the natural vegetation and wildlife are secure. We come to discuss about the distribution of natural vegetation, like that the soil और द लैंड। जैसे मैंने आपको बताया लैंड और सॉइल के बारे में कि उसके ऊपर, उसके एरिया के ऊपर, क्लाइमेटिक कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि किस प्रकार की सॉइल है या किस प्रकार का लैंड है। वैसी जो नेचुरल वेजिटेशन है या वाइल्ड लाइफ है, दे आर डिफरेंट अनइवन, जो इनका डिस्ट्रीब्यूशन है वो एरिया वाइज है। हर जगह पे आपको एक जैसा नेचुरल वेजिटेशन या एक जैसी वाइल्ड लाइफ नहीं मिलेगी। अकॉर्डिंग टू द एरिया, अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेटिक कंडीशन दे चेंज, एरिया और क्लाइमेटिक कंडीशन के अनुसार वो चेंज होते जाएगी। द ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन डिपेंड अपॉन द प्रीमियरली ऑन द टेम्परेचर एंड मॉइस्चर, तो जो ग्रोथ है नेचुरल वेजिटेशन का वो डिपेंड करता है वहाँ के रेनफॉल, टेम्परेचर और क्लाइमेटिक कंडीशन पे। जैसे अगर हम बात करते हैं प्लेन एरिया में आपकी क्लाइमेटिक कंडीशन हिली एरिया के मुकाबले बेहतर रहती है, तो यहाँ का जो नेचुरल वेजिटेशन है हिली एरिया के नेचुरल वेजिटेशन की अपेक्षा ज़्यादा अच्छा रहेगा। इन एरिया ऑफ द हेवी रेनफॉल ह्यूज ट्री मे बी थ्राइव द फॉरेस्ट आर द ट्रू एसोसिएट, और जहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी गिरता है जैसे मेघालय एरिया, असम एरिया, तो वहाँ पर आपको घने जंगल मिलेंगे और ऊंचे ऊंचे पेड़ मिलेंगे। और जहाँ पे कम एरिया पे पानी गिरता है, जैसे हम बात करते हैं डेजर्ट एरिया जहाँ पे बहुत कम पानी गिरता है, वहाँ आपको इस प्रकार का वेजिटेशन नहीं मिलेगा। वहाँ आपको बबूल, कीर जैसे पेड़ मिलेंगे और वेजिटेशन बहुत कम होगी। एज द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर डिक्रीज द साइज ऑफ द ट्री एंड देयर डेंसिटी रिड्यूस, तो जैसे मैंने बताया कि जैसे जैसे आप मॉइस्चर कम होता जाएगा या रेनफॉल कम होती जाएगी तो क्या होगा, तो ट्री जो नेचुरल वेजिटेशन है वो कम मिलेगा। हम एग्जांपल में आपका फिर से ले सकते हैं डेजर्ट एरिया राजस्थान, ठीक है। द थ्रोनी श्रब्स एंड श्रब्स ग्रो इन अ ड्राई एरिया,
तो ऐसे जैसे राजस्थान जैसे एरिया में जहाँ पे रेनफॉल कम और टेम्परेचर ज़्यादा है, वहाँ पे आपको कांटेदार पेड़ मिलेंगे, जैसे बबूल, कीर, इस प्रकार, और थ्रोनी मिलेंगे। क्यों? ताकि उनसे जो कांटे रहते, जो थ्रोन रहते हैं, उनसे ये ऑपरेशन नहीं होता, और वाटर का ये ऑपरेशन नहीं होने के कारण उन लोग सच टाइप ऑफ वेजिटेशन सर्वाइव इन अ लेस वाटर, तो कम पानी में भी जिंदा रहते हैं। नाउ कम टू द पॉइंट इज कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। तो अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेटिक कंडीशन, अकॉर्डिंग टू देयर सॉइल और द लैंड फॉर्म, द वाइल्ड लाइफ एंड द नेचुरल वेजिटेशन ऑल्सो चेंज। तो जैसे मैंने आपको बता चुका है कि जो हमारा नेचुरल वेजिटेशन है या फिर वाइल्ड लाइफ है, वो एरिया वाइज, ठीक है, या फिर उनके रेनफॉल, टेम्परेचर, इन सब के अनुसार बदलता है। ओके, वी हैव टू कंजर्व। तो ये हमारा काम है कि हम अपने वाइल्ड लाइफ और नेचुरल वेजिटेशन को कंजर्व करें। चेंज ऑफ द क्लाइमेट एंड द ह्यूमन इंटरफेरेंस कैन बी कॉज द लॉस। तो सबसे ज़्यादा जो नेचुरल वेजिटेशन को लॉस होता है वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ है। दे कट डाउन द ट्रीज फॉर देयर ओन पर्पस फॉर बिल्डिंग और द कंस्ट्रक्शन वर्क। सबसे ज़्यादा जो नेचुरल वेजिटेशन को नुकसान पहुंचाता है वो है ह्यूमन एक्टिविटी। कैसे? वो अपनी मतलब के लिए, अपने यूज़ के लिए क्या करते हैं? पेड़ों की कटाई कर देंगे, डैम कंस्ट्रक्ट करेंगे या फिर बिल्डिंग्स बनाएंगे। ओके, नेक्स्ट, मैनी स्पीसीज हैव बिकेम द वेनरेबल और द इंडेंजर्ड एंड सम आर ऑन द वेंज ऑफ एक्सिस्टेंस। इंसान अपने शौक के लिए, जैसे हम आज से 200, 300 या 100 साल पुरानी बात करें, तो इंसान अपने शौक के लिए हंटिंग करता था। उस हंटिंग में उसने कई ऐसे जानवरों को मार दिया जो आज इंडेंजर्ड, या तो पूरी उनकी प्रजाति खत्म होने को आ गई है या बहुत कम बचे, जिनमें से है हम एग्जांपल में ले सकते हैं लायन एंड टाइगर। ओके, डिफॉरेस्टेशन, सॉइल इरोजन, कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटी, फॉरेस्ट फायर। तो नेचुरल वेजिटेशन को ह्यूमन एक्टिविटी के अलावा और भी कुछ ऐसी क्लाइमेट चेंज फैक्टर्स है जो नेचुरल वेजिटेशन को नुकसान पहुंचाते हैं, जैसे डिफॉरेस्टेशन, पेड़ों की कटाई, सॉइल इरोजन, मिट्टी का अत्यधिक बहा जाना, या फिर फॉरेस्ट फायर, मतलब जैसे हम बोलते हैं गर्मी के दिनों में जंगलों में आग लगना। इस प्रकार के जो फैक्टर है वो हमारे नेचुरल वेजिटेशंस को इफेक्ट करते हैं। पोचिंग रिजल्ट इन द शार्प डिक्लाइन इन द नंबर ऑफ पर्टिकुलर स्पीसीज। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया, पोचिंग मतलब हंटिंग करना, गलत तरीके से जानवरों का शिकार करना, उनके स्किन को मार्केट में बेचने के लिए, या उनके दांतों को, जैसे हाथी, उसका शिकार किया जाता है हाथी दांत के लिए, मार्केट में उसको बेच के पैसे कमाने के लिए। तो वी शुड हैव टू बी बैंड ऑल दिस। सरकार का काम है कि वो इन सबको बैन कर दे, तो जिससे क्या होगा कि जो एनिमल स्पीसीज है, वाइल्ड लाइफ, वो इंक्रीज होगी। फॉर दिस दे हैव सेटअप द नेचुरल वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क। तो सरकार, गवर्नमेंट है वो स्टॉप ऑल दिस, मतलब सरकार ने शिकार करने को गलत बताया है, और उन्होंने वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के तहत कई सारे नेशनल पार्क और सेंचुरीज ओपन की है, जिसमें हम काजीरंगा नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, या फिर हम भरतपुर बर्ड सेंचुरी, इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं। नाउ इन द आफ्टर दिस वी कैन डू द सम क्वेश्चन आंसर। ओके, थैंक यू।